हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द साइंस विजन यूट्यूब चैनल जहां मैं फिजिक्स के बेहतरीन कंटेंट अपलोड करता हूं स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड किया है और आप लोग देख ही रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे, होप सो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक भी कर दें या फिर कुछ कमेंट भी कर सकते हैं आप, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। मैं टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज आपकी समय बहुत कीमती है, अभी बहुत कॉस्टली टाइम है आपका। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो सेशन में आपके लिए लेकर के आया हूं प्रिज्म फार्मूला के अबाउट डिस्कशन। तो चलिए पंचायत करते हैं हम लोग बैठ करके प्रिज्म फार्मूला का। तो स्टूडेंट्स, प्रिज्म फार्मूला और उनके जो डेविएशन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी एग्जाम के नजर से देखा जाए तो एक अच्छा टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसके अबाउट भी हम लोग डिस्कस कर ले स्टूडेंट्स, राइट। तो क्या है प्रिज्म फार्मूला? सबसे पहले जानिए कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म आप सबको पता है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज अ प्रिज्म। तो प्रिज्म जो है वो एक तरह का ट्रायंगुलर प्रिज्म मिलेगा, देख लेता हूं मैं डायग्राम, जैसा कि बहुत मायने रखता ना नहीं मिलने वाला है। चलो ठीक है, इसी से काम चला लेते हैं या मैं खुद से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, प्रिज्म क्या होते हैं ना कि एक प्रिज्म जो होता है वो कुछ यूं इस तरह से होता है, जिसमें होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल मीडियम से बना होता है एक प्रिज्म। और इसमें दो रेक्टेंगुलर सरफेस सम एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सम एंगल पर क्या होते हैं? इंक्लाइंड होते हैं। तो ये कहलाता हमारा प्रिज्म। एंड ये जो है ये एबीसी, ये प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है। एंड ये मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म है, कैपिटल ए से नोट करते हैं हम लोग, या कैपिटल ए से भी आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है स्टूडेंट्स प्रिज्म का, जिसमें रिफ्रैक्शन की इवेंट होती है। तो कुल मिला के यही प्रिज्म है। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी होते हैं, इस शेप में देखा भी जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी होते हैं, पेंटागोनल प्रिज्म भी होते हैं, इस शेप में कुछ होता है, देखने को मिलता है। ये भी 3D में जाएगा सब कुछ, आप समझ लीजिएगा आगे। ये कुछ इस तरह से होते हैं। तो इस तरह से प्रिज्म होते हैं, दैट मीन्स एक रेक्टेंगुलर सरफेस होता है जिसमें वो सम एंगल पर इंक्लाइंड होता है, वो पैरेलल नहीं होना चाहिए बस, तो वो कहलाएगा मेरा प्रिज्म। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रिज्म फार्मूला की ओर चलते हैं। हमारा मेनली मोटो है प्रिज्म फार्मूला को जानना, डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फार्मूला। तो प्रिज्म फार्मूला को जानने से उसके डेरिवेशन के अलोंग ही हम लोगों को जानना पड़ता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म के बारे में। चलिए चलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म में। तो सबसे पहले मैं एक प्रिज्म ले लेता हूं। मैं अब जो प्रिज्म लूंगा स्टूडेंट्स, वो प्रिज्म का ओनली प्रिंसिपल सेक्शन होगा। ओके, ये प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है ओनली, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट यहां पर इंसिडेंट हो गया, इसको जाना चाहिए था दिस वे में, सीधा निकल जाना चाहिए था, बट जान रहे जैसा कि ये पॉइंट पे नॉर्मल होगा, ये सरफेस के नॉर्मल 90 डिग्री जो कि डिवाइड करते हैं ये इस तरह से, राइट। तो ऐसे में स्टूडेंट्स ये हमारा नॉर्मल है, ये ओ हो गया पॉइंट, एंड मान लेते हैं ये पी पॉइंट है। एंड लाइट को इस वे में जाना चाहिए था, लेकिन ये जाएगा, ये सीधा चला जाता है या कुछ एंगल से। जैसे ही इस पॉइंट पर आता है ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे हमारा, ये रिफ्रैक्टेड रे है। एंड जैसे इस पॉइंट पर आएगा तो जाना चाहिए उसको सीधा, बट इस पॉइंट पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये एन डैश बोल देते हैं इसको, एन एन डैश।
एंड लाइट ये यहाँ से यहाँ इमर्ज हो जाता है इस तरह से। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इमर्जेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल का फॉर्मेशन करता है वो हमारा कहलाता है एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एक बार रिफ्रैक्शन हुआ तो ये R1 कहलाता है एंड ये R2। एंड ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को दोनों ही नॉर्मल को जो कि मिलाए हैं इसको M पॉइंट बोल देते हैं, जो कि ये भी एंगल समथिंग मेक कर रहा होगा। अब ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये मेरा एंगल ऑफ इमरजेंस है E, जो कि इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये एंगल का फॉर्मेशन होता है। ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा डेविएट किया, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1 कह लो। एंड आप इसको अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करते हो, इमरजेंट रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं डॉट 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 लाइन से, तो किसी पॉइंट पर मिलता है। इस पॉइंट का नाम ये ओ पी, इसको क्यू पॉइंट दे देते हैं और इस पॉइंट को नाम आर दे देते हैं, तो ये एस पॉइंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर एक एंगल ऑफ डेविएशन देखने को मिलेगा, ये वाला एंगल, ये मेरा एंगल ऑफ डेविएशन है। लेट मींस लाइट जा रहा था इस वे में एंड लाइट जा रहा इस वे में, इन दोनों को बैक साइड प्रोसीड किए तो ये जो है पार्ट, ये यहां लो या यहां पर लो, एक ही बात है, यही मेरा एंगल ऑफ डेविएशन है। दैट मींस लाइट अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए छोटा छोटा डेविएशन हुआ है। सबसे पहले लाइट यहाँ पर बेंड किया, रैदर से डेंसर मीडियम में जा रहा था तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया यहाँ पर, एंड अगेन फिर डेंसर से रैदर की ओर जा रहा था तो नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव किया। तो ये सिचुएशन है, एक बार डेविएशन यहाँ हुआ और एक बार डेविएशन यहाँ हुआ है, दो बार डेविएशन हुआ है, ठीक है। तो दो बार डेविएशन हुआ, डायग्राम को अच्छे समझिएगा, एक डेल्टा 1 डेविएशन हुआ है, दूसरा डेल्टा 2 डेविएशन हुआ है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन देखेंगे। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ डेविएशन का डिटर्मिनेशन देखेंगे इस ग्लास प्रिज्म से। तो ग्लास प्रिज्म से टोटल डेविएशन जो डेल्टा है वो छोटे छोटे, चूंकि दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है तो दो बार रे ऑफ लाइट अपने पाथ से डेविएट हुआ होगा। तो पहला डेविएशन डेल्टा 1 एंड दूसरा डेविएशन मैं डेल्टा 2 ले लेता हूं। क्लियर? अब सिंस देखा जाए तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू होगी, ये डेल्टा 1, ये टोटल एंगल आपका आई जो है वो आई है, और ये टोटल एंगल आपका वो भी आई होगा। तो चूंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल यहां से यहां तक टोटल आई ही होगा, तो ये आई और ये R1 है हमारा, तो आई में से R1 को माइनस कर देंगे, डेल्टा 1 मिल जाएगा। आई बात समझ में? जूम करूं क्या? देख लो इस P पॉइंट पर, ठीक है, ये लाइट आया, जाना चाहिए था सीधा लेकिन गया ऐसे, ये मेरा डेल्टा 1 है, तो ये मेरा एंगल आई है, एकदम भी P पॉइंट को मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट को, ये मेरा R1 है। तो अगर ये एंगल आई होगा तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी तो आई होगा, तो ये आई में से R1 को माइनस कर देंगे तो ये मेरा डेल्टा 1 मिल जाएगा। क्लियर है? यदि क्लियर होगा तो ये हो गया। उसी तरह से सिमिलरली डेल्टा 2, अगर इस पॉइंट पर देखोगे तो टोटल एंगल इधर E है और इधर भी टोटल एंगल, तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? E हो जाएगा। तो E में से R2 को माइनस कर देंगे तो मुझे डेल्टा 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो E माइनस से माइनस कर दिया R2, तो देयरफॉर ये एंड दे सकते हैं। डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा 1 के जगह में लिखेंगे I माइनस R1 एंड प्लस डेल्टा 2 के जगह में प्लेस कर देता हूं मैं E माइनस R2, और तो डेल्टा को मैं ये लिख सकता हूं I प्लस E, राइट, एंड माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस R1 माइनस R2, तो हो जाएगा माइनस R1 प्लस R2। तो ये आपको इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब यहां से देखिए जरा सा कि ये जो एंगल ए पी एम क्यू और ए है, इन क्वाड्रिलेटरल में जा रहा हूं मैं, ए पी एम क्यू, ये मुझे R1 प्लस R2 की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि आई और ई जो एंगल है वो प्रिज्म से बाहर है,
तो मैं उसके एंगल को फाइंड कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं प्रोटेक्टर से। लेकिन R1 एंड R2 जो है वो जो कि अंदर हैं प्रिज्म के, तो वहां मैं एंगल को मेजर नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा ज्योमेट्री से। तो क्वाड्रिलेटर में लेता हूं ए पी एम क्यू में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए, ये जो प्रिज्म एंगल है, एंगल ए प्रिज्म का एंगल जो कि 60 डिग्री होता है अगर इक्विलेटरल प्रिज्म रहा तो, एन प्लस आप ये एंगल ले लो ए पी एम, एन प्लस पी एम क्यू, देखते जाइएगा डायग्राम में, एन प्लस एम क्यू ए। इन चारों एंगल का जो सम होगा वो स्ट्रेंथ कितना होगा, 360 डिग्री। आप लोग पढ़े होंगे क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, ये आपका ये हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, इन सब का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 360 डिग्री, राइट। तो आप देखोगे कि ए पी एम मेरा 90 डिग्री है, चूंकि नॉर्मल गया ना, ये पीएम क्या है, नॉर्मल है ना ए बी के, तो ए पी एम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और एन डैश और एम ये भी एसी के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे में ए बी और बी एम, सॉरी ए क्यू और क्यू एम के बीच में भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी आपका एंगल पी 90 डिग्री होगा और एंगल क्यू 90 डिग्री होगा, ये फिक्स्ड है। ओके, तो चलिए सिंस मैं लिख देता हूं एंगल ए पी एम एंड इज इक्वल टू ए क्यू एम इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर स्टूडेंट्स मैं क्या कह ले सकता हूं यहाँ पे फॉर्मूले में, कि एंगल ऑफ ए प्लस, देख लीजिए यहाँ पे एपीएम में 90 कर दे रहे, यहाँ 90 कर दे रहे और पीएम क्यू रहने दे रहे हैं, 90 प्लस पी एम क्यू प्लस 90 एंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल 360 डिग्री। यानी कह सकते हो एंगल ए प्लस पी एम क्यू इज इक्वल टू 360 एंड माइनस 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, और 360 माइनस 180 यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। तो इससे आप इक्वेशन 2 कह लो। नाउ अगेन इसी ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, ट्रायंगल बहुत काम का चीज है। ये R1 प्लस R2, ठीक है, ये अंदर में R1 प्लस R2 और ये जो एंगल है M, इन तीनों का सम अगर PMQ ट्रायंगल में जाते हैं, ठीक है, PMQ ट्रायंगल में अगर हम लोग जाते हैं तो हमको इन तीनों ट्रायंगल का जो सम होगा वो कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल PMQ में जाइए, R1 प्लस R2 ये इंटीरियर एंगल है एंड इज इक्वल टू सॉरी R1 प्लस R2 एंड एंगल इसको भी ले लेते हैं हम लोग, PMQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री ये भी है और 180 डिग्री ये भी है, तीन तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं हम लोग। तो फ्रॉम 2 एंड 3 R1 प्लस R2 एंड PMQ इज इक्वल टू 180 की जगह में ये इक्वेशन 2 से रख देते हैं हम लोग, एंगल A और PMQ, एंगल PMQ, थोड़ा सा आपको जाकर के ये ज्योमेट्री यूज किया गया है। तो ये PMQ एंड PMQ ये तो कैंसिल हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो R1 प्लस R2 को एंगल A लिख लेंगे, एंगल A को सिंपली A भी लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन 4 हो गया आपका। तो अगर हम लोग इक्वेशन 5 में जाएं, और सॉरी फ्रॉम 1 से देख लेते हैं पहले, ये समझ में आया ना, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्यों किए, तो इसलिए किए स्टूडेंट्स, अगर प्रॉब्लम है तो बता देता हूं कि डेल्टा जो है, ये जो डेल्टा है एंगल, ये देख रहे हो जो मीटिंग पॉइंट एस पर बना है, तो एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। फिर से बोलें, एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल में जाओगे PSQ में, ये PSQ ट्रायंगल से आया है, तो इसमें जाओगे तो एक्सटर्नल एंगल डेल्टा है और इंटरनल एंगल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो गया एंड देन सो ऑन चला है। तो इस इक्वेशन 1 में मैं पुट कर लेता हूं R1 प्लस R2 की वैल्यू को,
तो मेरा फ्रॉम वन इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई एंड माइनस क्या हो जाएगा ए। दिस इज इक्वेशन 5। ये बहुत काम का इक्वेशन है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पर इस डेविएशन को हमको मिनिमम करना है। ये फ्रिंज फार्मूला के अंदर में ही सारा चीज है स्टूडेंट्स, मिनिमम डेविएशन, या मैं कंडीशन कर लेता हूं, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, राइट, ज्यादा बेटर होगा। कई बार कंडीशन अलग से पूछ लिए जाते हैं तो आप यहां से निकाल सकते हो। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है ये, उसी के अंदर का टॉपिक है, फ्रिंज फार्मूला में ही करना पड़ेगा। तो देखा गया है क्या कि एक्सपेरिमेंटली कि एंगल ऑफ आई जो है इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ इमरजेंस, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस, देन एंगल ऑफ deviation becomes minimum when ray of light refracted through the glass prism. So friends, what is the condition for minimum deviation? When angle of incidence is equal to angle of emergence. आइए तो इसी पर मैं इंटरेस्ट लेकर के बात करता हूं। तो भाई लाइट दो बार रिफ्रैक्ट हुआ है, पहली एयर से मीडियम में गया और फिर यानी कि डेंसर में, और डेंसर मीडियम से फिर रेयर मीडियम में गया है। तो जब वो एयर से लाइट ग्लास में जा रहा था तो उस सिचुएशन में हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1। चूंकि यहां पर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल R1 है, ठीक है। तो आई अपॉन R1 हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन R1। ये आपको रहने दीजिए अभी। एंड जब ग्लास से बाहर की ओर इमर्ज हो रहा था एट पॉइंट Q, ये एट पॉइंट P था, ये आपका एट पॉइंट P है, एंड एट पॉइंट Q बात कर ले अगर हम, तो क्या हो जाएगा G म्यू A, यानी ग्लास से एयर में जा रहा है तो उस समय फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन R2, चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस डायग्राम में देखो ना साइन R2 है और साइन E इज द रिफ्रैक्शन एंगल, दैट मींस इमर्ज हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नीचे रखेंगे साइन E। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मैं डिटेल में थोड़ा जा रहा हूं, आप शॉर्ट भी कर सकते हो, जहां से आपको लगे शॉर्ट कर लेना एग्जाम में। ए म्यू जी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन जी म्यू ए, राइट। तो दिस इंप्लाइज दैट ए म्यू जी के जगह में हम लोग लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन R1 एंड इज इक्वल टू ये 1 अपॉन जी म्यू ए है, तो जी म्यू ए को हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन E अपॉन साइन R2। सिंस स्टूडेंट्स कंडीशन जैसा कि बात किया गया है कि I इज इक्वल टू E, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा आप देखोगे तो ये पोर्शन कट जाएगा एंड साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2 आएगा, दैट मीन्स R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R लेट कर लिए। दिस इज इक्वेशन 6, चूंकि 5 इक्वेशन आ चुके थे ऑलरेडी, ये देखिए यहाँ पे है ना। तो ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 आ गया तो इक्वेशन 6 और 5 को यूज कर लेते हैं अगर हम लोग, तो फिर से हम लोग चलते हैं फ्रॉम 5 में, क्योंकि यहाँ पता चल गया है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, कब, जब I प्लस E जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। तो सबसे पहले R1 और R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन 4 से। R1 और R2 की वैल्यू में एंगल ऑफ R निकाल लेता हूं, सब चीज देखते जाइए, पता चल जाएगा कि आखिर एक्चुअली में क्या फाइंड हुआ, ये बाद में पता चलेगा आपको। तो फ्रॉम 4 से R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R है, चूंकि आप देख पा रहे हो यहाँ, यहीं पर मैं कर लेता हूं, इस चीज को मैं यही निकाल लेता हूं, ज्यादा बेटर होगा। तो फ्रॉम 4 R प्लस R इज इक्वल टू A हो जाएगा, चूंकि R1 प्लस R2 इक्वल टू R है, तो R1 की जगह में अभी R रखे, R2 के प्लेस पे भी R रखे, तो R प्लस R इक्वल टू A हो गया, यानी कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2R इक्वल टू A
एंड आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो a/2, राइट। तो अब डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशन 5 यूज कर लीजिए, यहाँ पे अब कोई परेशानी नहीं होगी। तो जब I इज इक्वल टू ई होता है स्टूडेंट्स, उस समय डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम होता है। जब I इज इक्वल टू ई होता है तो उस समय ये भी याद रखें, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम होता है। दिस इज द कंडीशन, ठीक है, दिस इज द कंडीशन जो कि यहाँ से बताया गया है। डेल्टा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मिनिमम डेविएशन। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I प्लस आई होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू ई हो चुका है, I इज इक्वल टू ई हो चुका है, एंड माइनस क्या हो गया? A। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस आई, यानी 2i माइनस ए हो जाएगा, एंड I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा एम, और ये माइनस ए उधर चला जाएगा तो प्लस a/2 हो जाएगा। तो यहां से आपको एंगल R मिल गया और यहां से आपको एंगल I मिल गया है, ठीक है, यहां से आपको एंगल R मिल गया है, देखिए, और यहां से एंगल I का वैल्यू मिल गया है। अब प्रिंस फॉर्मूला जो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है भाई, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ यूज करेंगे हम लोग। क्या जानते हैं स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू ओवरऑल क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R, राइट। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन I के जगह में वैल्यू रख देते हैं हम लोग, डेल्टा m प्लस a/2 बाय में साइन a/2। तो ये जो है स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। आसान है। प्रिज्म फॉर्मूला एक तरह का रिलेशन है, ठीक है, बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहां लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। यानी कि क्या कह लोगे? रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। इस फॉर्मूला का डेफिनेशन ही है, आप कह सकते हो द रिलेशन बिटवीन या अमोंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। तो ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। यहीं पे कई बार रेड कलर के लिए जो प्रिज्म में डेविएशन प्रोड्यूस करते हैं वो डिफरेंट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि डेल्टा R इज इक्वल टू हो जाता है, जैसे मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला देखिए आप लोग यहाँ पे, कहा इक्वेशन 5 में, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए, एंड यहां से देखें कि डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए, है ना। तो रेड कलर के लिए अलग डेविएशन होता है, वायलेट कलर के लिए डेफिनेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये कुछ चीजें होती है, ठीक है। तो प्रिज्म फॉर्मूला से यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो आगे टॉपिक मैं लेंदी नहीं करूंगा ताकि प्रॉब्लम्स हो जाएगा, क्योंकि जब एंगल इज वेरी स्मॉल होते हैं तो उस सिचुएशन में स्मॉल एंगल के लिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, और फॉर स्मॉल एंगल के लिए लिख देते हैं। ये प्रिज्म फॉर्मूला में नहीं है, ये अनदर टॉपिक है, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल के लिए साइन की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एंड आपको हो जाएगा डेल्टा एम प्लस a/2 एंड अपॉन a/2। आप उधर ले जाओगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपको, तो म्यू a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा एम प्लस a, राइट। एंड डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू a माइनस a, एंड डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू a हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन एंगल के लिए है। तो फॉर रेड कलर के लिए अगर यहीं पर बात करेंगे, फॉर रेड कलर डेल्टा R म्यू R माइनस 1 इंटू ए हो जाता है,
तो देख रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कम होगा, और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसके लिए डेविएशन भी कम होगा। अगर वायलेट कलर के लिए बात किया जाए तो म्यू बी -1 इंटू ए होगा। कई बार पूछ देता है क्वेश्चन, इसलिए मैं हल्का बता दे रहा हूँ कि रेड कलर का डेविएशन कम होगा और वायलेट कलर का डेविएशन ज्यादा होता है, बिकॉज वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू प्रिज्म ज्यादा ऑफर करेगा। इसीलिए आप लोग डिस्पर्सन में पढ़े होंगे कि जब होती है तो वायलेट कलर सबसे नीचे होता है और रेड कलर जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। आई बात समझ में? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो इसका जो है सॉरी लेमडा आर की वैल्यू सबसे ग्रेटर होती है लेमडा बी से, तो इसीलिए इसका जो डेल्टा आर की वैल्यू हो जाएगी वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी डेल्टा बी से, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं ऑफ कर रहा हूं अब यहाँ से, एंड नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, जो कि एक क्वेश्चन वहां से फिक्स है आएगा ही एग्जाम में, चाहे तो माइक्रोस्कोप दे या तो फिर टेलीस्कोप दे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो दो में से एक क्वेश्चन तो फिक्स है आएगा ही आएगा। तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर लूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, और वो कल ही खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद वेव ऑप्टिक्स के अबाउट हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड फिर आगे की अगर कोई टॉपिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, वो टॉपिक्स उस यूनिट से मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टाइम बहुत कम है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।